बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की जश्न आज़ादी के सिलसिले में जो तक़रीबात हैं उसमें मुनक्कद की जाने वाली खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन सलाम पाकिस्तान। आप जानते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न हमेशा की तरह इस मरतबा भी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से कौम और मिल्लत के साथ मिलकर मना रहा है और इसी वजह से 2 हफ्ते तक हम आपके साथ होंगे। रोज़ाना रात 9 से 10 बजे आप लाइव ये प्रोग्राम देखते हैं। ख़ास तौर पे हम कोशिश करते हैं कि यूथ को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। सीनियर्स भी होते हैं, उससे भी सीखने को मौका मिलता है, मगर यूथ की अचीवमेंट, यूथ के ख्वाब, यूथ की एनर्जी, उस पर हम ख़ास तौर पे फोकस रखते हैं। आज भी हमेशा की तरह हमारे साथ यूथ भी हैं और हमारे साथ सीनियर्स भी हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ डॉक्टर असगर जैदी साहब, आप वीसी हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के। सर वेलकम टू द शो। जी, बहुत नवाजिश। और आप यानी कि इस वक्त तो वीसी हैं मगर आपने ऑक्सफोर्ड से इकनॉमिक्स में पीएचडी की है। बहुत ही अहम मौजू है, बहुत ही अचीवमेंट्स हैं अपनी भी ज़ाती तौर पे डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें भी, मैं चाहूँगा कि यूथ भी ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब की गुफ्तगू ज़रूर सुने और डॉक्टर साहब के जो तजुर्बात हैं उससे हम इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करेंगे। और डॉक्टर साहब पाकिस्तान को अगले 20 साल में, अगले 30 साल में कैसे देखते हैं, कैसे रहनुमाई फराहम करते हैं, इस पर बात करेंगे। और हमें एक बहुत ही शानदार ब्रिलियंट नौजवान ने जो अपनी अंजुमन में, अपनी ज़ात में एक अंजुमन है और एक सक्सेस स्टोरी है, एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है कि जिससे पता लगता है कि आपका शोबा कोई भी हो मगर आपके अंदर जो सलाहियत होती है, आपके अंदर जो कमिटमेंट होती है, वो आपको उस शोबे में मेराज पर पहुंचा देती है और आप अपनी सलाहियतों को ख़ुद भी दरियाफ्त करके उसे सैकल कर सकते हैं, उसे पॉलिश कर सकते हैं, उसमें एक्सीलेंस, उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। आपका नाम है हाफिज़ अहमद साहब, आप यूथ ट्रेनर हैं और साथ साथ ई-कॉमर्स स्पेशलिस्ट भी हैं। वेलकम टू द शो हाफिज़ साहब। थैंक यू। मैं ख़ास तौर पे दोबारा कहूँगा कि नौजवान ये हिस्सा और ख़ास तौर पे हाफिज़ साहब की गुफ्तगू, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू बहुत गौर से सुने। आप यूँ समझिए कि हाफिज़ साहब की गुफ्तगू वो है जो आप, यानी कि हाफिज़ साहब इस वक्त जो गुफ्तगू करेंगे वो अगर आप प्राइवेट जाकर सेशन लेना शुरू करें तो आपको शायद हज़ारा रुपए में वो तजुर्बात, वो टिप्स मिलेंगी जो आज आपको हाफिज़ साहब से यहाँ मिल सकती हैं। सो हाफिज़ साहब से बहुत गुफ्तगू होगी हमारे साथ। और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, बहुत ही नौजवान हैं, शख्सियत भी इनकी कमाल है, सुर भी इनका कमाल है और कमाल गाते हैं। आपने बड़े बड़े जो टेलीविज़न की शोज़ हैं, जो म्यूज़िक के वो शोज़ हैं, उनमें भी आपने देखा है। काशिफ़ अली बाबर इनका नाम है, बेपना मारूफ गुलकार हैं, बेपना सुरीले हैं और ख़ूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। वेलकम टू द शो काशिफ़। और इससे आज हम कुछ सुनने की कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करूँगा। 2 इकनॉमिक्स के लोग जो हैं, यानी कि आप भी 2 जनरेशन जो है इकनॉमिक्स की, वो यहाँ हैं। तो मैं इसी से शुरू करूंगा कि जो हमारे बच्चे, पहले तो आप ये बताइए कि इस जश्न आज़ादी के इस मौके पे आप एक, यानी कि उस तरह से सीनियर सिटीज़न तो नहीं है, अभी तो कुछ बरस रहते हैं, मगर आप क्या देखते हैं हमने क्या कुछ अचीव किया और आगे हमें किन चीज़ों पे यानी कि फ़ोकस करने की ज़रूरत है कि हम अपनी अचीवमेंट को डबल, ट्रिपल और मैनीफोल्ड बेहतर कर सकें। देखिए जी, एक हमारी बड़ी मुकम्मल हिस्ट्री है जो पहले 20-25 साल जिसमें हमने एहसास करना शुरू किया कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। हम 2 कौमी नज़रिया से मुनफरिद होकर माइग्रेशन करके हम में से बहुत से एक ख़ित्ते में जमा होकर एक मुसलमान होने के नाते एक जगह, एक रियासत में रहना चाहते थे। फिर पहले 25 साल में वो आइडेंटिटी डेवलप होनी शुरू हुई। फिर हमें एक शौक़ लगा 1971 में, 72 में कि एक पूरा हमारा हिस्सा जो है वो टूट गया और उस वक्त जो हालत थी मुल्क की, उसमें एक रेजिलियंस की ज़रूरत थी हमारी कौम को और वो रेजिलियंस से हम आगे बढ़ते रहे और उस वक्त से लेकर आज तक देखें तो मुकम्मल हम तरक्की कर रहे हैं। हमें अपनी आइडेंटिटी अच्छे तरीके से समझ आ रही है। हमें अपने मुल्क से मोहब्बत वक्त के साथ साथ और बढ़ती चली जा रही है। हमें एहसास हो रहा है कि हमारी इनफरादी और मजमूई ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। तो आज हम जिस डगर पे खड़े हैं, मैं समझता हूँ कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, जिसमें पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। हाँ, पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, उसमें हम पाकिस्तान बड़ी अच्छी लोकेशन में है। इस वक्त हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चाइना की मदद से हम बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। हमारे बच्चों में, हमारी यूथ में बढ़ने का, तरक्की करने की बहुत उमंग है। हमारी बहुत सी बेहतरी हमारे एजुकेशन सेक्टर में आनी है। उसके बाद
ही बेहतरी आ सकेगी। खाली बातें या तकरीरें बड़ी बड़ी कर देने से बेहतरी नहीं नहीं आएगी। हाफिज़ साहब, ये फरमाइए, आप माशाल्लाह हाफिज़ हैं, और तो हुफ़ाज़ जो हैं हमारे, उनका जहन तो भाई बला का फिर तेज़ होता है, तो यही वजह है कि आप जब दूसरे शोबे में भी गए और ये ई-कॉमर्स और फिर यूथ ट्रेनिंग, उसमें आपने जनाब झंडे गाड़ दिए, ये इस पर ज़रा हमें थोड़ा सा शेयर। इस पर बिल्कुल ये है कि क्योंकि हाफिज़ कुरान का एक वो ज़्यादा उसने एक मतलब जब कुरान पाक हिफ्ज़ करता है एक एक लफ्ज़ एक एक आयत ना बड़ा, तो उसके लिए उसका जहन काफ़ी खुल चुका होता है, उसके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये जो इंडिपेंडेंस डे के हवाले से जो हम लोग बातचीत करें, उस पर मैं अपने यूथ को आज ये कहूँगा कि हमारे बुज़ुर्गों ने 1947 में, अगस्त 1947 में हमें पाकिस्तान आज़ाद करवा के दिया। अब हमारे यूथ का काम है वो अगस्त 2021 में ये सोचे कि मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम लेके आनी है और लोकेशन फ्रीडम लेके आनी है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम तभी आती है जब आपके पास कुछ स्किल्स होती हैं। ठीक है, डिग्री की बेस पे आप यकीनन एक अच्छी जॉब कर लेते हैं, लेकिन स्किल्स ऐसी चीज़ है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। तो महारत ही है ना, महारत है, क्योंकि डिग्री से आप एक जगह पे बाउंड होते हैं नॉर्मली। मैं 90-95% लोगों की बात कर रहा हूँ। तो आप अपनी भी जो ये सक्सेस स्टोरी है वो लाजी बात है कि इंस्पायर करेगी नौजवानों को, वो ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपने अपनी सबसे पहले तो पहचाना कैसे, क्योंकि अमूमन हमारे जो यानी कि मजहबी जो रुझान रखने वाले हमारे जो भाई हैं, एक तासुर ये होता है कि भाई टेक्नोलॉजी और इसमें हम तो ये कहते हैं कि भाई जो मदारिस के भी जो हमारे बच्चे हैं, टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों तक इनका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और अब बहुत यानी कि उसमें पॉजिटिव चेंजेस भी आई हैं, मदारिस के निसाब में भी हम जानते हैं कि बहुत अच्छे फ़ैसले हुए हैं। तो आप बिल्कुल यानी कि उस तरफ से होते हुए इधर कैसे आए और फिर पहचाना कैसे और फिर महारत कैसे हासिल? ये शाह साहब, इसकी स्टोरी ये है कि मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया और वहाँ पे जाके मैं, ज़ाहिर है मैं वहाँ गया तो मुझे स्टडी के साथ साथ कुछ अर्निंग भी करनी थी, तो मैं पार्ट टाइम जो जॉब कर रहा था वो बंदा अमेज़ॉन पर सेल करता था और मैं उसके वेयर हाउस में पैकिंग किया करता था। तो वहाँ तकरीबन 1 साल के बाद मैं उस पर फोकस करता था अच्छी तरह। तो एक दफ़ा उसको इत्तफाकन चाइना जाना पड़ा मजबूरन, और पीछे उसके कोई बंदा नहीं था, तो उसने मुझे पूरा बता दिया कि ये 15 दिन में ऐसे ऐसे आपने ऑर्डर्स प्रिंट निकालने और ऐसे ऐसे करना सारा काम। तो 16वें दिन जब वो वापस आया तो उस दिन मैंने रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बाकी आइडिया था, कुछ चीज़ों का मुझे उन 15 दिनों में पता चल गया। तो मैंने उसके बाद अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले ही महीने मेरी जॉब से कहीं ज़्यादा इनकम दे के गया। और फिर मैं, आपको पता है आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 में से 9 हिस्से रिस्क तिजारत में बेशक बहुत इनकरेज इस्लाम में किया गया है कि आप अपना कारोबार जो है उसकी तरफ आप आएँ। बेशक, बस उसी पे किया। फिर उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आ गया, अभी जो हम यूथ के लिए काम कर रहे हैं उसका मकसद यही है कि हमारी यूथ में, आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है, तो लोग जब स्किल्स सीख के काम करते हैं ना, इसमें फ़ायदा क्या होगा, ये स्किल्स हैं इंटरनेशनल स्किल्स। आप ये सर्विसेज देते हैं गोरों को, तो डॉलर पाकिस्तान में आ रहा है, फिर आप घर बैठ के काम कर रहे हैं। मैं अभी चंद दिन पहले, अपवर्क एक इंटरनेशनल साइट है जहाँ पे आप सर्विसेज बेचते हैं जाके, मैं चंद दिन पहले वहाँ पे देखा तो टॉप 10 में 7 पाकिस्तानी थे। उसके अभी 3-4 दिन के बाद देखा तो इस वक्त 8 पाकिस्तानी टॉप 10 में जो अमेज़ॉन के रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं। एक इंडियन है, एक बंगाली है। तो ये पिछले 6 महीने में हुआ है। तो हम इंशाल्लाह अगले 1-2 सालों में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी यूथ इस तरफ आएगी। देखिए, अगर आप अपना एक क्लाइंट हैंडल करते हैं तो वो आपको $300 से $400 पे करता है, जो कि आपने उसको 3 से 4 घंटे देने हैं डेली के। तो अगर आप घर बैठ के 2-3 क्लाइंट हैंडल कर लेते हैं, 800 से 1200, साथ में ये भी करें। एग्जैक्टली। फिर हम, अच्छा ये बताइए, हमारी जो बच्चियां हैं वो इससे कैसे इस्तेफादा कर सकती हैं? अब बच्चे यही है कि अब हम उनको सिखा रहे हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। ई-कॉमरेड्स बाय हाफिज़ अहमद के नाम से फेसबुक पे हमने ग्रुप बना रखा है कि लोग आएँ, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे कोई भी उनका सवाल है वो पूछें। हम ये कहते हैं कोई स्किल सीखें, सिर्फ ये नहीं अमेज़ॉन की सीखें, कोई ऐसी स्किल सीखें जिसको आप वर्चुअली बेच सकें। क्योंकि जब आप कोई ऐसी स्किल आपके पास है जिसको आप एक जगह पे बैठ के बेच सकते हैं, तो आपके पास लिमिटेशंस हैं, आप उस जगह से कहीं जा नहीं सकते। और आपके पास, आप ये कहने कि वर्चुअली आपकी स्किल की अहमियत हो। जी बिल्कुल। क्या क्या शोबे, क्या क्या स्किल्स ऐसी हैं जो बच्चा शुरू से ही इसका इंतखाब करे? अगर आप उसकी थोड़ी सी रहनुमाई फरमा सकें कि भाई ये चीज़ें ऐसी हैं जो वर्चुअली जिस मार्केट में उसकी बड़ी वैल्यू है। देखिए, अभी डिजिटल मार्केटिंग है, उसके अंदर फेसबुक आ जाता है, यूट्यूब, डिफरेंट इनके एड्स वगैरह, लेकिन सबसे अच्छी अर्निंग और सबसे अच्छी स्किल है अमेज़ॉन की। फ़र्ज़ करें आप अमेज़ॉन पे बेचना चाहते हैं, अब आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, तो आप एक बच्चा हायर करेंगे जो आपका अकाउंट हैंडल करेगा अमेज़ॉन का।
तो अमेज़ॉन की अकाउंट हैंडलिंग अगर आप सीख लेते हैं, ठीक है, तो ये सबसे अच्छी स्किल है। और कोविड के बाद तो 3 गुना बिजनेस बढ़ा है ऑनलाइन का। अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। और हाफिज़ साहब, आप तो मुझसे बेहतर समझते होंगे इस मामले को। मैं तो सिर्फ थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग की वजह से मुझे अंदाज़ा हुआ कि अमेज़ॉन इससे कोविड से पहले भी चूँकि बड़े बड़े स्टोर्स जो थे उनके अखराजात थे और दीगर मसाइल थे, डिलीवरी में बाज़ औक़ात वो थी, तो वेस्ट में और यूरोपियन कंट्रीज़ में तो उससे पहले भी बहुत बिजनेस जो था वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका था। बिल्कुल ऐसा तो ही ये तो बड़ी यानी कि फ्यूचरिस्टिक एक मार्केट है। और पाकिस्तान में भी यही है। इस पे हमारी गवर्नमेंट को भी क्रेडिट जाता है। इसी गवर्नमेंट के दौर में भी 2 महीने पहले अमेज़ॉन ने ऑफिशियली पाकिस्तान को अपनी लिस्ट पे शामिल किया। इससे पहले पाकिस्तान अपनी लिस्ट पे नहीं था। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब तो हमारी यूथ को चाहिए। पहले हमें ये प्रॉब्लम होती थी कि हमें दुबई, यूके या यूएस से अकाउंट बनाने पड़ते थे अमेज़ॉन के। अब तो आपके मुल्क से अकाउंट बनता है। ठीक है, तो अब आपको ये एक आसानी जो है आसानी हो गई है। और अब वो भी आ गया है, वो जो पेमेंट के हवाले से भी अब जो सिस्टम है वो भी बेहतर हुआ है। पेमेंट का कदर बेहतर है, लेकिन पेपाल अभी नहीं आया, उस पर कुछ टाइम लगेगा। अगर मैं आपको इन शॉर्ट नंबर्स बता दूं, पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट है $25 बिलियन साल की, जो पूरी दुनिया को हम देते हैं। चाइना सिर्फ अमेज़ॉन पर बेचता है $70 बिलियन, सिर्फ एक मार्केट भी की कुछ है ना सर। हाँ जी। ये भी तो फर्क है। तो यही है कि अभी हमारे पास जब अमेज़ॉन अब ऑफिशियली आ गया है, तो इंशाल्लाह अगले चंद सालों में हम लोग भी 4 to 5। जी हाँ, एक बड़े मैं अगले मरले में आपके पास आता हूँ इस सिलसिले में। मैं डॉक्टर साहब को ज़रा इंक्लूड करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपका यूथ से बहुत इंटरेक्शन रहता है, आपकी कि जो आपकी जिम्मेदारी है उसकी नौयत ऐसी है। इस वक्त क्या फ़र्क है अब से, यानी कि ये जो यूथ है, जैसे मुझे भी अगर आप शामिल करें तो हम डिजिटलाइज उसके लोग नहीं हैं, हम 10-15 बरस पहले वाली जनरेशन है और दुनिया बदल गई है। अब जो यूथ जिससे आपका इंटरेक्शन होता है और जो इससे 10-15 साल पहले जैसे हमारे वाली जो नस्ल थी, फिर आपके लोग थे, क्या फ़र्क देखते हैं आप मौजूदा यूथ में? देखिए जी, ई लर्निंग जो है उसका बड़ा रोल है हमारी एजुकेशन में। और कोविड-19 के आने से पहले दुनिया की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी वो ऑलरेडी ई कोर्सेज़ पे जा रही थी। यानी अभी उन्हें मजबूरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये ट्रेंड आइडेंटिफाई किया था कि अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज़ को फिज़िकल कैंपसेस में क्लासरूम से रिप्लेस करना है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके। हमें एहसास, और हमारे यहाँ जो तासुर था वो ये कि अगर आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कोर्स किया है तो शायद उसकी अहमियत कम है और फिजिकल कैंपस चले वहाँ से कर लिया। लेकिन ये हुआ कि कोविड-19 की वजह से एक जो ब्लेसिंग हमारे पास आई कि हमें एहसास होना शुरू हुआ कि वर्चुअल लर्निंग में कितनी अच्छाई है। बहुत जो हमारी यूथ है, ये इस मामले में आप उसको कैसा देख रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी एनर्जी और उसकी एक्साइटमेंट, ये जो मॉडर्न गैजेट्स और टूल्स और ज़राए आए हैं बिजनेस के, इसके बारे में आप उनको कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि बहुत स्किलफुल हैं। अच्छा। इस मामले में हमें इतनी समझ नहीं होती थी। इनके पास रिसोर्सेज भी अच्छे हैं टेक्नोलॉजी के और इनकी स्किल लेवल्स भी बहुत हाई हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस एक्सेस टू टेक्नोलॉजी को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपनी अफादियत के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। आम तौर पे हमारा बहुत सा वक्त ज़ाया हो जाता है इस तरह की कि जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज में अपना वक्त ज़ाया करते हैं, लेकिन उसको मुफीद तरीके से उसे इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन मैं अपनी वो बात फिर वो करता हूँ कि हमें कोविड-19 के दौरान इसकी अफादियत का और एहसास हुआ है। लोगों को एहसास हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि इससे इल्म हासिल करने के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से, और बिजनेस के लिए भी बहुत, और बिजनेस के लिए नेचुरली, जिस तरह हाफिज़ काशिफ क्या हमें आप सुनाएंगे आज? जी, मैं सिंगर का एक रोल यही रहता है कि वो अपनी आवाज़ से अपने मुल्क को जगाए, तो हाँ। मेरी भी एक, हाँ, तो वो है भी ऐसी। वो अहमद मुश्ताक का मुझे याद आ गया, एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन तो अब इस वक्त शायद वो होगी कि वो रात यार सब जमा हुए रात की तारीकी में, कोई रोकर तो कोई बाल बनाकर आया। तो जिसके पास जो हुनर है, जो किसी को चहकना आता है, किसी परिंदे को, किसी को रक्स करना आता है, किसी को कुछ आता है, वो हर परिंदा जो है वो इस कायनात में अपने हिस्से की ब्यूटी जो है वो पैदा करने की कोशिश करता है। तो आपको अल्लाह ने ये हुनर दिया है, इससे बढ़ के क्या है? थैंक यू सर। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ज़रा इधर आइए। ये मैसेज इसलिए जाना ज़रूरी है कि जश्न आज़ादी मनाइए, खूब इंजॉय कीजिए, मगर फासले के साथ। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान।
वेलकम बैक नाजरीन, सलाम पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और अगेन एक बहुत ही यानी कि शानदार नौजवान ने, एक अचीवर ने हमें ज्वाइन किया है। ये पाकिस्तान का फ़ख्र है। स्पोर्ट्स जो है वो वैसे ही जो सेहतमंद सरगर्मी है और सेहतमंद जिस्म ही बहुत ज़रूरी है सेहतमंद जहन के लिए। और हमें अपने बच्चों को, अपनी यूथ को इसकी ख़ास तरगीब देनी चाहिए। हमेशा हर दौर में इसकी अहमियत रही है। आप दौरे कदीम में भी आप चले जाएं, जो जितनी बड़ी सल्तनतें होती थीं, अगर आप रोमन्स को देख लें, आप पर्शियन को देख लें, आप दीगर दुनिया में वो देख लें, तो वो हमेशा इस बात का एहतमाम करते थे कि जिस्मानी सरगर्मियाँ जो हैं वो हर सूरत में जो भी कौम है उसमें पाई जाएं और उसमें वो एक्सेल कर सकें। उसी से फिर जहनों को जला मिलती थी और फिर जो जहनी सरगर्मियाँ थीं उसमें भी लोग एक्सेल करते थे। तो हमें ज्वाइन किया है इस वक्त उस्मान उमर साहब ने। आप पंजाब यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स साइंसेज में गोल्ड मेडल के साथ मास्टर्स कर चुके हैं और उसके बाद अलावा इतनी इनकी अचीवमेंट्स हैं कि मैं चाहूँगा कि इनसे मैं सवाल के दौरान, गुफ्तगू के दौरान वो अचीवमेंट जो है वो आप तक पहुँचाऊँ। मगर उस्मान, वेलकम टू द शो। और मैं चाहूँगा आप भी, मैं भी, हाफिज़ साहब भी और डॉक्टर साहब भी और हम सब मिलकर जो अरशद नदीम जो जेवलिन थ्रो में जैसा नेज़ा उन्होंने फेंका है, नेज़ा मारना तो मैं नहीं कहूँगा, नेज़ा मारने में और फेंकने में फ़र्क है। और यही फ़र्क है स्पोर्ट्स में और दीगर जो गैर तामीरी सरगर्मी होती है कि जब नेज़ा उन्होंने फेंका है तो पूरा पाकिस्तान दुआ कर रहा था कि उनका नेज़ा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाए, और वही हुआ। अब 7 तारीख को, अगर मेरी मालूमात उस वक्त ठीक हैं, तो 7 तारीख को उसका फ़ाइनल है। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको इज्तिमाई दुआ करनी चाहिए कि अरशद नदीम कामयाबी से आएँ और उनका नेज़ा जो है वो दूर तक जाए, चूँकि जितना नेज़ा वो दूर तक जाएगा उतनी ही पाकिस्तान के गोल्ड मेडल की गूंज जो है और मेडल की गूंज जो है वो पूरी दुनिया में जाएगी। और इस वक्त इसलिए भी ज़रूरी है कि ये अब इस वक्त वाहिद उम्मीद है कि हम ओलंपिक्स से में सुरखरू होकर हम वहाँ से वापस आ सकते हैं। बेपनाह हमारी दुआएं हैं अरशद नदीम के लिए, पूरी कौम को दुआ करनी चाहिए। और अरशद नदीम अगेन एक सक्सेस स्टोरी हैं, एक राजमिस्त्री, काम तमाम के तमाम बहुत मोतबर हैं, इसलिए कि बारी ताला हर तरह का जो हलाल काम है, जो नेक काम है, उसको मेहनत करने वाले को पसंद करता है। सभी मोतबर हैं, मगर हमारी सोसाइटी में मुआशी लिहाज से ख़ास तौर पे जो राज मिस्त्री का काम है, ये तस्वुर किया जाता है कि बहुत चूँकि इसमें पैसे नहीं मिलते हैं तो शायद इसकी यानी कि अहमियत कम है या ऐसा है। मैं तो बिल्कुल इसको नहीं समझता। तो एक राज मिस्त्री के साहबजादे हैं, कहने का मकसद है कि बहुत ज़्यादा वसाइल उनके पास नहीं थे। असल बात यह है, उसके बावजूद अरशद ने इतनी सक्सेस हासिल की अपनी लगन से, अपनी कमिटमेंट से। मुझसे आप पूछिए तो मैं दयानतदारी से ये कहता हूँ कि अरशद नदीम कामयाब हो चुके हैं। वो मेडल जो इज़्ज़त का उन्हें मिलना था वो मिल चुका है, और इंशाअल्लाह ताला ये जो दुनियावी तौर पे भी अब 7 को जो फाइनल होने जा रहा है इसमें वो कामयाब होंगे। इसी तरह के नौजवान उस्मान उमर भी हैं हमारे साथ। उस्मान, आप बताइए, आप ने यानी कि इस वक्त आप दुनिया में नंबर 4 हैं। ये जो यानी कि जो आपकी कैटेगरी कौन सी है आपकी? सर मेरी स्पोर्ट्स फिजिक कैटेगरी होती है। जब आप वर्ल्ड जो लेवल पे बॉडी बिल्डिंग एंड स्पोर्ट्स फिजिक जो फेडरेशन होती है उसके तहत ये मुकाबले करवाए जाते हैं, और इसमें ओवरऑल 52 कैटेगरीज होती हैं, मेन एंड वुमेंस इंडिविजुअल्स की। इसके अंदर बॉडी बिल्डिंग से ही ये डेरिवेटिव एक स्पोर्ट्स है, और इसमें भी आपकी मतलब जो फिज़ीक है उसको देखा जाता है, और कितनी एस्थेटिक है, कितनी मस्कुलर हैं आप, वो चीज़ काउंट की जाती है। और मैं थोड़ा सा अपनी अचीवमेंट्स में बारे बताऊं कि जितनी भी नेशनल, पंजाब, लाहौर, और इस वक्त आप 2 मरतबा मिस्टर पाकिस्तान में? जी सर, 2017 में और 2019 अगेन मिस्टर पाकिस्तान याया क्लासिक, बहुत बड़ा कंपटीशन पाकिस्तान में, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिशन होता है, वो मैंने विन किया था। और उसके बाद जून के अंदर 2019 के अंदर मैं साउथ एशिया खेलने गया नेपाल के अंदर, और आई गॉट गोल्ड फॉर पाकिस्तान। और ये पहली दफ़ा था कि कोई इंटरनेशनल मतलब रिप्रेजेंटेशन है और इस कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल लेना पहला मेडल था पाकिस्तान के लिए। और इसी के शॉर्ट स्पैन टाइम के अंदर सर आफ्टर 2 मंथ्स एशियन चैम्पियनशिप थी, तो आई डिसाइडेड कि मैं ये भी खेलूँगा। तो वो इंडोनेशिया गए, हम वहाँ भी गए, तो अल्लाह ताला ने वहाँ भी मेरे लिए मेडल लिखा हुआ था, तो आई गॉट ब्रॉन्ज मेडल, और वो पाकिस्तान का पहला वाहिद ब्रॉन्ज मेडल है जो कि एशियन चैम्पियनशिप के अंदर है। और नाज़रीन, आप इनकी जो अचीवमेंट्स की जो तस्वीरें हैं वो भी आप देख सकते हैं, जो मुख्तलिफ मेडल्स इन्होंने रिसीव किए और जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया, और यूथ के लिए हकीकी मानों में ये एक इंस्पिरेशन है। और ओलंपिक्स में इसलिए नहीं है कि चूंकि नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स अच्छा, वरना स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट जी लाजमी होते हैं सर, जैसे क्रिकेट है सर, और डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं करती ओलंपिक कमेटी उनको। और दूसरी आपने अरशद की बात की है, तो बीइंग अ स्पोर्ट्समैन मेरी तो मैं जब जा रहा था यहाँ से
वो और फैज़ बुखारी साहब थे, मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी में उनसे मुलाकात हुई थी। तो मेरी तो दिल से तो दुआ थी कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो गोल्ड लेकर आए, और वो एक वाहिद ही हमारा मतलब एक प्लेयर है जो, और ही वॉज पहला पाकिस्तानी प्लेयर जिसने एक क्वालिफाइंग राउंड क्लियर कर मेन राउंड के लिए क्वालिफाई किया। ये बहुत कम लोगों को पता है कि वो पहला मतलब एक पाकिस्तानी इंडिविजुअल ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन है जिसने क्वालिफाई किया आज तक, जिसे कहते हैं अपनी हिम्मत से उसने। और हमारी तो मेरी तो दिल ही दुआ है कि अल्लाह ताला उसको गोल्ड मेडल उसके, और हमारे लिए वो फ़ख्र होगा। हाँ, हमारे लिए यकीनन। और जिस तरीके से मैं वो देख रहा था, जो स्टाइल भी है बिल्कुल सर, वो एक ख्वाब, मुझे अब इस गेम का बहुत ज़्यादा तो अंदाज़ा नहीं है, मगर वो बाकायदा इस कदर यानी कि जैसे होता है ना क्रिकेट में स्टाइल होता है, शॉट तो सभी खेलते हैं, मगर मुझे लगा कि इस गेम में जो लोग बहुत स्टाइलिश जेवलिन थ्रोर होंगे वो उनमें से एक लगे। हाफिज़ साहब, ये बताइए कि जैसे हमने अभी बात की अरशद नदीम साहब की, तो अमूमन ये जैसे उनके वालिद साहब जो थे वो एक राज मिस्त्री थे, और वो यानी कि हमारे तो जो हमारे काम करने वाले लोग हैं वो हमारे सरों का ताज हैं और हमारा फ़ख्र हैं। और इसी तरीके से आपके जो वालिद मोहतरम हैं उनका शोबा बिल्कुल मुख्तलिफ है, मगर पाकिस्तान की सोसाइटी में एक तासुर ये है कि आपके वालिद मोहतरम का जो शोबा है वो बेपनाह यानी कि एहतराम वाला शोबा है। इमाम मस्जिद हैं वो यूनिवर्सिटी की जो उसमें, मगर एक तासुर ये है कि पैसा वहाँ भी नहीं है ज़्यादा, है ना। तो वो हमें बताइए कि वो आपके वालिद साहब फिर एक इतने यानी कि इमाम मस्जिद हैं और बहुत एक मैं समझता हूँ कि एक प्रोग्रेसिव यकीनन वो आदमी होंगे कि और जो इस्लाम की सही तालीमात हैं कि मोमिन वो है जो अपने असर से हम आहंग होता है, कि आपके अहद की जितनी पॉजिटिव और चीज़ें हैं और जो आपको दायरे इस्लाम में जो आपको हलाल तस्वुर की जाती हैं, आप उनसे इस्तिफ़ादा करते हैं और आप आगे निकल जाते हैं। तो कैसी उन्होंने आपकी तरबियत की इस हवाले से बताइए। अच्छा, इस हवाले से शाह साहब एक बहुत गलत मतलब अंडरस्टैंडिंग है हमारे मुल्क में कि अगर कोई दीनदार है तो वो सिर्फ बस दीन का काम करेगा, वो दुनिया में नहीं आ सकता। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, दीनदार और दुनियादार। मुसलमान जो है वो ताजिर उसको होना चाहिए। सुभान अल्लाह। आप हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल देखें, वो कितने अमीर साहबी थे। इनके अलावा बहुत सारे सहाबा कराम हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो दीन आपको कहीं भी तिजारत से मना नहीं करता है। तो मेरे वालिद साहब ने यकीनन उनके और बल्कि आपकी बात बड़ी होती है हाफिज़ साहब, वो तो बड़ा वाज़ेह है कि उसी तिजारत को आप जब दयानतदारी से करते हैं तो आप उसे इबादत में बदल देते हैं। सच्चा ताजिर जो है वो अंबिया और शुहदा के साथ क़यामत के दिन। तो अब देखिए ताजिर की बड़ी अहमियत है, अब ये डिपेंड करता है कि आप तिजारत किस तरीके से करते हैं। तो वसाइल उनके यकीनन काफ़ी महदूद थे, तो उन्होंने अपने वसाइल के मुताबिक हमें तालीम दिलवाई, और फिर एक ही उनके पास एसेट था जो 25-30 सालों में बना था, जिससे उन्होंने मुझे इंग्लैंड भेज दिया। तो आज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखिए ये नाज़रीन गिरामी, ये देखिए ये बड़ी अहम बात है, और ये जो हम बाज़-औक़ात बिला वजह की तनकीद करते हैं, हम अपने मजहबी रुझान जो ज़्यादा यानी कि उस तरफ रखते हैं, उन पर वो करते हैं, उससे भी हमें गुरेज करना चाहिए। अब इनके वालिद मोहतरम जो हैं, आप अंदाज़ा कीजिए उनकी प्रोग्रेसिव सोच का, किस कदर शानदार, किस कदर रोशन ख्याली वाली सोच है एक मुसलमान की, कि उन्होंने ये समझा कि जो जदीद तालीम है वो भी मेरे बच्चे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जदीद तालीम से ही वो एक जदीद मुसलमान जो आगे बढ़कर इस वक्त उम्मत को लीड कर सके, उसके लिए बहुत ही मुमकिन ही नहीं। अगर आप जदीद उलूम को छोड़ देंगे तो कैसे वो होगा। तो आपके वालिद साहब तो बहुत ही यानी कि मैं समझता हूँ कि आज बल्कि थोड़ा सा वो हुआ, उनको यहाँ हमें लाना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि आपके वालिद मोहतरम को यहाँ लाएँ और इनसे भी हम बात कर सकें। और मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी, क्या इसमें गिरामी है आपके वालिद साहब का? हाफिज़ खुदा बख्श। हाफिज़ खुदा बख्श। उनके लिए भी हमें बहुत तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि ये जो रवैया है एक जदीद मुसलमान का, ये हम सबको सीखने की ज़रूरत है। सर, तो ये मैं आपसे पूछ रहा था कि जो नौजवानों से आपका इंटरेक्शन है ख़ास तौर पे, वो हमें थोड़ा सा उस बारे में बताइए। देखिए जी, हम यूथ के साथ। हाँ जी बिल्कुल, मैं अपने आपके प्लेटफॉर्म से अपने नौजवानों के लिए कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। हम आम तौर पे जो है जो मजमूई ख़राबियाँ होती हैं उनका ज़िक्र करते रहते हैं जी, लेकिन जो अपने अंदर इनफरादियत और इनफरादी बेहतरी जो लाने की ज़िम्मेदारी हम पर होती है, वो हम पूरी तरह नहीं ज़िम्मेदारी पूरी करते। तो ज़रूरी है कि हमारी यूथ को अपनी इनफरादी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए। अभी बात हुई कि एक सच्चा इंसान बनना चाहिए, एक तालिब इल्म के नाते एक अच्छा प्रोफेशनल बने, एक अच्छे इंसान बने, अच्छे मुसलमान बने, ताकि आप अपनी इनफरादी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकें। अगर मुल्क में करप्शन है तो उसको बुरा समझें और
उससे ख़ुद भी गुरेज करें, दूसरों को भी हिदायत करें कि गुरेज करें, टैक्स चोरी से बचाएं अपने आप को। तो इस तरह की जब तक हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और उस वक्त तक हमारे माशरे में बेहतरी नहीं आ सकती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उस्मान, ये बताइएगा कि आपको कैसे, एक तो माशाल्लाह आपकी हाइट है, आप ब्रॉड भी हैं, तो लेकिन तो आपको शुरू से आपका यानी कि ये रुझान हो गया या किसी को देख के हुआ, वो जो आर्नल्ड और इस तरह के जो लोग थे या यहाँ जो दीगर लोग थे, कैसे? मतलब मुख्तलिफ गेम लगती है। मैं सर बेसिकली आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, फादर मेरे आर्मी में थे माशाल्लाह। तो हमारे घर में मतलब वो फोर्स करते थे कि एजुकेशन के साथ साथ आप फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी अपना वो करें, बहुत ही, क्योंकि वो एक आर्मी के घर के अंदर यही होता है कि जो उनके बच्चे होते हैं उनको सबसे पहले कंसिडर यही किया जाता है कि इन्होंने फ़ौज में ही जाना है। तो वो तो चले मेरे नसीब में नहीं था। तो लेकिन फ़िज़िकल फिटनेस स्पोर्ट्स का करना, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स के अंदर मतलब स्कूल कॉलेज के कलर्स में आउटस्टैंडिंग प्लेयर में हर साल के अंदर मेरा, और सपोर्टी थे शुरू जी सर। तो और एजुकेशन भी साथ अच्छी थी। तो बस ये देखिए ना, आपने यानी कि बाकायदा आप बहुत आपने एजुकेशन को किसी भी मौके पे अपनी वो नहीं किया। तो और दूसरा ये था कि बस एक रुझान था। तो एक पॉइंट ऐसा आता है बॉडी के अंदर, जब आप स्पोर्ट्स करते हैं तो एवरी स्पोर्ट्स की जितनी भी स्पोर्ट्स आप कर रहे हैं उनकी नीड एक फ़िज़िकल फिटनेस होती है कि अगर आपकी फ़िज़िकल फिटनेस नहीं है, बॉडी डेवलप नहीं है, बॉडी के अंदर एनर्जी पावर नहीं है, आप किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर आप एक्सेल नहीं कर सकते। तो आई गॉट मतलब मुझे एक मेजर इंजरी हुई, लिगामेंट्स की इशू हुआ, तो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करें। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है इस चीज़ का। वो स्टार्ट की तो मुझे वो अच्छा मतलब फ़ील करना शुरू हुआ। वहाँ से मतलब मुझे फिर देखना है, ऑब्वियसली सर जिनके आपने नाम लिए हैं वो तो दुनिया के लिए एक आइडल माने जाते हैं इस फील्ड के अंदर। तो उनको फॉलो करना, अच्छा इसका बाइसेप इस तरह का, इसको देखना है, ये मिस्टर ओलंपिया है, इस तरह। बस उनको देखते देखते दूसरी मेरी जो स्टडी थी वो स्पोर्ट्स साइंसेस के अंदर थी। तो मुझे न्यूट्रिशन और फिजियोलॉजी, एनाटॉमी वगैरह का बहुत शौक था शुरू से पढ़ने का, रिसर्च करने का कि ह्यूमन बॉडी ट्रेनिंग के अंदर कैसे रिस्पांस देती है और रेस्ट पीरियड में किस तरह, आपका ब्लड प्रेशर ट्रेनिंग रिस्पॉन्ड में किस तरह, आपको किस तरह की डाइट आपको लेनी चाहिए, मतलब डिफरेंट एथलीट्स, क्रिकेटर के लिए क्या है, हॉकी वाले के लिए क्या है, एक बॉडी बिल्डर के लिए क्या है। तो उनके और मुझे आई गॉट टू दिस नो कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद मुझे पता चला कि पंजाब यूनिवर्सिटी ये चीज़ करवाती है। तो एडमिशन लिया सर, और अल्लाह का शुक्र है मैंने मतलब टॉप भी किया मैंने, और मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट CGPA लेकर मतलब आई गॉट 2 गोल्ड मेडल्स। एक अचीवर्स का होता है वो मेडल देते हैं, और बस वहाँ से मैंने अपना फिर कैरियर स्टार्ट किया। मैं वापस आता हूँ तो मैं चाहूँगा कि यूथ को आप ज़रूर कोई टिप दीजिए। एक अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए जो इस वक्त देख रही है। आप 2 मरतबा मिस्टर पाकिस्तान रहे हैं, अपनी कैटेगरी में आप वर्ल्ड नंबर 4 हैं, तो ज़रूर टिप्स दीजिएगा, इसकी अफादियत क्या है, और अगर कोई इस तरफ आना चाहता है तो उसमें किन चीज़ों का उसे ख्याल रखना चाहिए। और फिर हाफिज़ साहब से भी मैं चाहूँगा, कुछ सवालात मेरे जहन में ई-कॉमर्स के हवाले से हैं, वो भी ज़रूर देखें। बच्चियाँ ख़ास तौर पे देखें कि घर बैठकर अपने दीगर काम करते हुए वो कैसे अपनी इनकम के ज़राए जो हैं वो पैदा कर सकती हैं। और डॉक्टर साहब तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, इनसे भी हम गाइडलाइन लेंगे मुख्तलिफ वाले से। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में पाकिस्तान टेलीविज़न की लाइव ट्रांसमिशन सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की जश्न आज़ादी की खुसूसी ट्रांसमिशन सलाम पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असगर जैदी साहब, मोहतरम हाफिज़ अहमद साहब, मोहतरम उस्मान उमर साहब। हाफिज़ साहब, ये बताइए कि अब मसला ये है कि ये आप कह रहे हैं कि भाई ये चूँकि बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको समझने के लिए ये जो अमेज़ोन का सारा प्रोसेस है, जो सारा मामला है कि बच्चा इसमें या बच्ची इसमें एक्सपर्ट हो सके, एक बात वो कैसे होता है, फिर कंपनी से कैसे रब्ता किया जाए। माल तो आपके पास नहीं है, आपका तो अमेज़ोन के साथ मामला है। ये 2 मुख्तलिफ शोबे हैं ना, ज़रा दोनों के हवाले से रहनुमाई फराहम कीजिए। कहाँ जाएँ, किससे पूछें, कैसे सीखें, क्या बुनियादी इसके लिए यानी कि तकाज़े हैं जो पूरे करने चाहिए। अच्छा, इसमें एक और मिसअंडरस्टैंडिंग मैं दूर कर दूं बच्चों की कि वो ये समझते हैं कि अगर हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी तब हम ये काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है।
अगर गोरे ने इंग्लिश के लिए हायर करना है तो वो लंदन से किसी को हायर कर लेगा। अगर वो आपको पाकिस्तान से हायर कर ले तो वो स्किल्स की बेस पे हायर कर ले। आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप उसकी बात समझ लें, अपने समझा लें, रिपोर्टिंग कर लें। अब आपने बात की कि एक तो प्रोडक्ट आपने बेचनी तो आनी चाहिए ना कि एप्पल की जगह आपने ऑरेंज भेज दिया। जी ऑफ कोर्स, ये तो गड़बड़ हो बेसिक तो बिल्कुल आनी चाहिए। नहीं, ऑन अ लाइटर नोट कि भाई आप वाली बात की आप कम्युनिकेट बात समझ लें, बिल्कुल। और इसमें एक और चीज़ भी है, समझ लें साथ साथ उसको इम्प्रूव करें, बिल्कुल पढ़ें, ज़्यादा इम्प्रूव करें। इंग्लिश के कोर्सेज अब तो हर जगह अवेलेबल है। जी प्लीज़। अच्छा, अब आप एक प्रोडक्ट अमेज़ोन पे बेचते हैं और अब आपने खरीदनी कहाँ से? तो अली बाबा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया का होलसेल का। हम लोग अली बाबा के थ्रू परचेज करते हैं सप्लायर से और अमेज़ोन पे बेचते हैं। लेकिन हम अपने यूथ को ये कहते हैं कि सब लोगों को बेचने की तरफ नहीं ला रहे हैं हम लोग। बेचने के लिए तो आपको 20-30 लाख 40 लाख का सरमाया चाहिए। आप लोग सर्विसेज बेचें, स्किल सीखें, क्योंकि अगर आप बगैर पैसों के पैसे नहीं कमा सकते तो आप पैसों के साथ भी पैसे नहीं कमा सकते। अच्छा, तो स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करें। जब स्किल्स आ जाएंगे तो आप सर्विसेज बेच के, आप अपवर्क पे जाते हैं, फाइवर पे जाते हैं, जो बेच रहे हैं अमेज़ोन पे उनको सर्विसेज देते हैं कि प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग एक मेन इसके अंदर सबसे बड़ा मेरा सवाल यही था आप कि जब आप स्किल्स कहते हैं तो किस नौइयत की स्किल्स, वो क्या स्किल्स हैं, थोड़ा सा उस बारे में भी। स्किल्स के अंदर सबसे पहला प्रोसेस आता है प्रोडक्ट हंटिंग, कि व्हाट टू सेल ऑन अमेज़ोन। अच्छा, इसके लिए फिर इंटरनेशनल टूल्स हैं, मर्चेंट वर्ल्ड है, हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, वहाँ से हम मार्केट रिसर्च करके एनालिसिस करके प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं। एक तो ये स्किल सीखनी है। अच्छा हाफिज़ साहब, मैं गुजारिश करूँ, वो मसला ये है कि चूँकि टाइम थोड़ा कम है, गुफ्तगू आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपको यूँ कहूँ, जैसे मुझसे अगर कोई पूछे कि भाई नज़म के ऊपर, गज़ल के ऊपर, मरसिए के ऊपर, कसीदे के ऊपर, आप तो मुमकिन नहीं है कि मैं उसको बता सकूं। मैं उसको एक जेनेरिक गाइडलाइन दूंगा कि मिसाल के तौर पे कि भाई तुम ये फराज हैं, परवीन हैं, गालिब हैं, मीर हैं, इकबाल हैं, इनको तुम पढ़ना शुरू कर दो। अब जो बच्चा इसको हो सकता है ये टर्मिनोलॉजी भी उसे समझ ना आ रही हो जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल जो बेसिक है उसको ज़रा गाइड कीजिए कि वो कहाँ से शुरू करे, किस चीज़ को पकड़े, ताकि आगे परतें खुलती चली जाए। उसके लिए हम लोग फेसबुक पे ओपनली बताते हैं सबको। अच्छा। सबसे पहला स्टेप तो उसका अपना पेज बता दीजिए, हमारे ग्रुप में आएगा, ई-कॉमरेड्स बाय हाफिज़ अहमद, या मेरे फेसबुक पेज पे हाफिज़ अहमद पे आ जाएगा। या हमने अब लोगों को इकट्ठा करने के लिए वेबसाइट बना दी hafizaahmed.pk, कि लोग वेबसाइट पे आएँ, वहाँ पे पूरी टीम के कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे सारे लिंक्स हैं, वीडियोज़ हैं। पहले हम वो वीडियोस देखते हैं कि आप वीडियो से सीखें, उसके बाद हमारे पास आए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए। तो वो सारा कुछ हम लोगों को गाइड करते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि 15-20 मिनट में ये सारे वो कन्वे नहीं हो पाएगी। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़रा बताइए कि आपके जो मुशाहिदे में बच्चे बच्चियाँ या नौजवान आए, वो कितना मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक कमा रहे हैं, ताकि ज़रा बच्चों को या देखने वाले को थोड़ी सी एक वो भी मिले कि अच्छा भाई इतना कोई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ऑन एन एवरेज अगर आपके पास स्किल्स आ जाती हैं ना, तो आप $500 से $1000 महीने का कमा सकते हैं, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए। और ये स्किल्स से आप कितने अरसे में सीखते हैं? 2 से 3 महीने में, 4 महीने में। टिकटॉक बनाने से तो बेहतर है मेरे ख्याल में। 1000 दर्जे बेहतर है। तो और इसके सीखने पे उतने पैसे लगते हैं कि जितने आप 1 महीने में जॉब मिलने के बाद रिकवर भी कर लेते हैं। अच्छा, ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, जिस तरह डिग्रीज पे 4 साल बहुत लगता है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्किल्स उससे मैं कहता हूँ कि ज़्यादा ज़रूरी है इनकम के हवाले से। ठीक है, मैं आपसे सवाल आपकी खिदमत में पेश कर गया था, ज़रा बताइए कि किन चीज़ों पे अगर यूथ इस तरफ आना चाहती है तो आपके तजुर्बे से कैसे फ़ायदा? सर बेसिकली यूथ जो नौजवान है, सबसे पहले तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि मेरी एडवाइस भी है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी चाहे कोई भी हो, उसके अंदर लाजमी इंडल्ज करें अपने आप को। एजुकेशन तो है हमारे यहाँ थोड़ा सा एक सर, जब हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ते थे तो मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर प्ले ग्राउंड्स हुआ करते थे। जी जी जी। आज के अगर मैं देखता हूँ तो मतलब एक घर है, घर के अंदर स्कूल है, कॉलेज है, और मतलब उन स्कूल्स का, प्राइवेट स्कूल्स का, या कई स्कूल्स ऐसे भी हैं जिनका कोई एम्फेसिस ही नहीं है स्पोर्ट्स के ऊपर। अगर हम बाहर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, मैं बाहर जितने मुल्क के अंदर गया हूँ, कंट्रीज़ के अंदर गया हूँ, स्पेशली मैं कोरिया की आपको थोड़ा सा बताऊँ कि दे डोंट गिव एनी डिग्री विदाउट फिजिकल एजुकेशन, जब तक वो करिकुलम उसको पास नहीं करता स्पोर्ट्स का, वो फिजिकल फिटनेस का या उसका। और उनके बेहतरीन उनकी जिम्स हैं उनके वहाँ पर, और वो स्पोर्ट्स को आपके शोबे में अगर कोई आना चाहता है तो किन चीज़ों को वो सर बेसिक तो ये प्रोफेशनली आना चाहता है? प्रोफेशनली बेसिक तो आप ये कि सर इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है, ओवरनाइट कभी भी नहीं होती ये चीज़। कि अगर मुझे भी हुआ तो मैंने 15 साल ट्रेनिंग की है, 15 साल ट्रेनिंग करने के बाद मैंने इन चीज़ों को अचीव किया। आप बेसिक से स्टार्ट करें, आप किसी अच्छे कोच को हायर करें, ठीक है, जो कि आपको नेगेटिव जो चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पे होती हैं उनसे बचाए, आपको डाइट के ऊपर उसके नुकसानात क्या हैं वो ज़रूर यूथ को बताइए कि कैसे आपका बॉडी, आपके किडनीज, मैं थोड़े सा आपके प्लेटफॉर्म से बात करूँगा कि बॉडी बिल्डिंग के साथ एक लफ्ज़, मतलब जो ममनुआत भी आते हैं, फॉर एग्जांपल स्टीरॉइड्स हैं या सप्लीमेंट्स हैं, उनको जोड़ा जाता है कि फॉर एग्जांपल ये प्रोफेशनल प्लेयर है
ये जिम जाते हैं, पेरेंट्स कतराते हैं कि बच्चे जाएंगे, बच्चे ख़राब हो जाएंगे, हमारे नेगेटिविटी में चले जाएंगे। ऐसी चीज़ नहीं है। बेसिकली हर चीज़ जो है वो डाइट्स है, डाइट से डेरिवेटिव है। अगर आपकी खुराक अच्छी है, आप कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स को बेहतरीन रेशो में लेते हैं, जो आपको पता है आपकी बॉडी के मुताबिक, किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं कभी सप्लीमेंट को रिकमेंड नहीं करूंगा, ना खुद कभी खाऊंगा, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ताला ने आपकी खुराक के अंदर मौजूद है। आप मछली का गोश्त, जी आप हुकूमत कर लीजिए अपनी बात। जी, अगर आप देखें प्रोटीन है, आप उसको चिकन से ले सकते हैं, फिश से ले सकते हैं, मीट से ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट से ले सकते हैं, कार्ब से बेहतरीन है, आपके पास चावल है, दलिया है, इसी तरह आपके फैट्स हैं जो नेचुरल है और वही आपकी बॉडी के लिए बेहतरीन है। बेहतरीन भी है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप आखिर में एड्रेस कीजिए यूथ से, कौम से, कुछ आप कहना चाहें अपने तजुर्बे की बुनियाद पर। देखिए जी, जो मेरी रिसर्च एरिया है उससे लिंक करके मैं कुछ बात कर देता हूँ कि हमारी बहुत ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बुज़ुर्गों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखें, क्योंकि आज हम अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखेंगे तो हम अपने कल्चर में एक नई आदत डालेंगे कि कल को जब हम बुज़ुर्ग बनेंगे तो कोई हमारा ख्याल रखेगा। और ये ज़िम्मेदारियां जो हैं इस मुल्क में बढ़ने वाली हैं। जिस तादाद में हमारे यहाँ बुज़ुर्गों का इजाफ़ा हो रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम समझें कि बुज़ुर्गों की परवाह, केयर करने के लिए आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, किस तरह उनकी केयर करनी चाहिए, और आपको ख़ुद अपने आप को बुढ़ापे के लिए किस तरह तैयार करना है। ये बात अभी आपको जो है अजीब लगेगी कि मैं ये कहूँ कि आप अपनी, जैसे ये न्यूट्रिशन अच्छी लेने की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने की बात कर रहे हैं, एक बुढ़ापे में वो काम आएगी। लेकिन ये है कि ये ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत अच्छी रखें, अपनी तालीम अच्छी रखें और कोशिश करें कि अपनी तैयारी ना सिर्फ अपने बूढ़ों का ख्याल रखें बल्कि अपने बुढ़ापे के लिए भी तैयारी जो है वो अपनी जवानी में शुरू कर लें। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, थैंक यू सो मच। हाफिज़ साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जाके अपने वालिद साहब को मेरी तरफ से, इमाम साहब को जफ़ी डाल दी है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपकी जो सक्सेस स्टोरी है और जिस तरह से आपके वालिद मोहतरम ने, जो मैं जितना एक तालिब इल्म की हैसियत से, सीरत के तालिब इल्म की हैसियत से, कुरान के एक तालिब इल्म की हैसियत से, मैंने तो हमेशा इस्लाम को एक बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत जदीद और बहुत यानी कि एक बहता हुआ एक रवां एक उसके तौर पे पाया है। और किसी भी मामले में मैंने देखा है कि इस्लाम जो है वो पीछे रह जाने की बात नहीं करता है। बस बुनियादी चीज़ ये है कि जो हो वो खल्क़ खुदा की बेहतरी के लिए हो, फसाद के लिए ना हो, और हलाल हराम उसने मुतय्यन कर दिए हैं, उसके मुताबिक हर चीज़ से आप इस्तिफ़ादा करें और वो इस्तिफ़ादा खल्क़ खुदा के लिए, कायनात की बेहतरी के लिए हो। तो बहुत मुझे अच्छा लगा और आप एक इंस्पिरेशन हैं। आपके वालिद साहब, मैं समझता हूँ आपसे भी बड़ी इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। बहुत सलाम पेश कीजिएगा उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए उस्मान, आपको भी मिलके बहुत अच्छा लगा। और ख़ास तौर पे ये कि आपने अपनी तालीम को और अपने शौक़ को दोनों को पैरेलल जारी रखा और दोनों में आपने यानी कि अचीव किया, ये भी एक बहुत कमाल बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों की तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर साहब ने जो बात की वो मौजू तो नहीं है, मगर डॉक्टर साहब की स्पेशलिटी है, चूँकि उनका मौजू यही था, तो ये बहुत अहम बात है। और मैं चूँकि ख़ुद अभी एक, मेरी जैसे वालदा ज़ईफ़ है, थोड़ा सा बीमार रहीं, तो सबसे ज़्यादा मुझे उनकी खिदमत में रहनुमाई जो थी वो कुरान की जो दो मुख्तलिफ़ आयतें हैं उनका मफ़हूम जो है उसने दी। क्योंकि आप खिदमत कर लेते हैं मगर बुज़ुर्गों के मिजाज में ख़ास तरह का यानी कि टेम्परामेंट में वो मजबूती नहीं रह जाती है जो यानी कि जवानी में या अधेड़ उम्री में भी होती है। तो कुरान ने बाकायदा इसकी निशानदेही की है कि जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो हाँ से हूँ नहीं करो, एक एक्सप्रेशन ये है। और एक तर्जुमा ये आता है कि उफ़ तक नहीं करो, ऐसे ही हाफ़िज़ साहब, बेशक उफ़ तक नहीं करो। तो उस खिदमत में सिर्फ पैर दबाना नहीं है, उस खिदमत में ये शामिल है कि जो उन्होंने कह दिया बस वो बजा लाना है, ना उनको समझाने की कोशिश करनी है, ना उनसे बहस करनी है। फिर अगेन कुरान की एक आयत का मफहूम है कि जब ये ज़ईफ़ हो जाएं तो इनके साथ वैसे ही शफ़क़त और नरमी से पेश आओ जैसे इन्होंने बचपन में तुम्हें पाला था। ऐसे ही है हाफ़िज़ साहब। तो ये जो कुरान की रहनुमाई है, ये अगर हमारे पेश नज़र रहे तो ख़िदमत के साथ साथ हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उनकी खिदमत कर सकेंगे और फिर दुआएँ मिलेंगी और ज़िंदगी भी और अगला सफ़र भी जो है वो आसान होगा। और बुनियादी बात याद रखने की यही है कि जहाँ आज हमारे बुज़ुर्ग हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, वहाँ अगर ज़िंदगी मिली तो हम सबको जाना है।
आज जो आप अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे वही रवैया आने वाली नस्ल आपके साथ करेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।